Welcome everybody to this new lecture of our paper number first mechanics. Today we will continue our discussion over moment of inertia and try to find the moment of inertia of some other bodies. So let's start it. Now the today's topic is moment of inertia of a spherical cell. In the previous lecture we were discuss about the moment of inertia of a solid sphere, and in this lecture we will continue that discussion about moment of inertia, but the body of today's lecture is spherical cell and not a spherical cell. We will try to get the moment of inertia of some other bodies. So the first topic of today's lecture is moment of inertia of a spherical cell. स्फेरिकल सेल के बारे में आप सब लोग जानते हैं. स्फेरिकल सेल एक खोखला गोला जिसे आप कहते हैं, वो इस तरह की एक शेप होती है. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स डायमीटर. ओके, सो कुछ कंसिडरेशंस हमें करने पड़ेंगे. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो लेट अस कंसिडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल. हमने कैपिटल आर रेडियस का और कैपिटल एम मास का कोई एक खोखला गोला स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया है, whose moment of inertia is to be determined about its diameter. जिसका moment of inertia हमें उसके व्यास डायमीटर के प्रति कैलकुलेट करना है. ओके, तो ये हमारा कंसीडरेशन है. ये हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस का और कैपिटल एम मास का एक स्फेरिकल सेल है. इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स डायमीटर ए बी, द कैपिटल ए बी. इसके अराउंड हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो इसका जो वे है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ये बहुत कुछ मैच करता है कि सॉलिड स्फीयर का जिस तरह से हमने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना किया था, ठीक उसी तरह से इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बहुत कुछ जो मेथड हैं वो वहीं से सिमिलरिटी होती है, और जो थोड़ा अलग है उस चीज़ों को हम इंडिकेट करते हुए जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल अबाउट इट्स डायमीटर. So let AB be the diameter of a spherical. This is AB, the diameter, the line joining the 2 points of circumference passing through the center of the body is known as the diameter. This is the diameter AB. Surface area of the cell is 4 pi r square, where r is the radius, capital R is the radius of spherical cell, and a mass per unit area of the cell is m by 4 pi r square. You know that about. You can indicate it by sigma, mass per unit area. ओके, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है? m by 4 pi r square. ओके, सो नाउ कंसीडर ए थिन स्लाइस या डिस्क, जिस तरह से हमने स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर वाले केस में हमने कंसीडर किया था. सो कंसीडर ए थिन स्लाइस और डिस्क ऑफ the cell lying between the two planes EF and GH, perpendicular to the diameter AB at a distance x and x plus dx respectively from its center O. इस तरह से ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल का हमने एक स्फेरिकल सेल से एक स्लाइस या डिस्क आप इसे कह सकते हैं. ओके, ये हमने इसमें से कंसीडर कर ली है. आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बात हमने पहले भी, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, वहाँ भी हमने डिस्कस की थी कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन, ये इसका केवल एक साइड व्यू आप इसे कह सकते हैं. लेकिन अगर इसका टॉप व्यू आप देखेंगे, इस बॉल को, इस स्फेरिकल सेल को आप इस तरह से करके देखेंगे, तो ये जो इसका फ्रंट व्यू, जो साइड व्यू आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली एक पूरी की पूरी एक डिस्क है. एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क आपको यहाँ नजर आएगी. यानी ये जो पोर्शन है केवल इसका फ्रंट व्यू या साइड व्यू आप इसे कह सकते हैं.
जब ये वाला पोर्शन इसके पीछे भी, गोले के पीछे भी है, तो एक्चुअली एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क है जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर ओ से वो x से x प्लस डी एक्स तक है। यानी इसका जो ये दो प्लेन्स जिनकी बात वो कह रहा है कि EF और GH ये दो पैरेलल प्लेन हैं जिनके बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली dx हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से EF की डिस्टेंस है x और सेंटर से ही GH की डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स, जैसा कि हमने कंसिडर किया है। तो ऑटोमेटिकली ये जो दो पैरेलल प्लेन्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो dx हो गया है। ओके, तो ये हमारा कंसिडरेशन है। इस जो हमने ये कंसिडर की है सर्कुलर डिस्क, या आप इसे स्लाइस कह सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अबाउट इट्स डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, और फिर उसका जो इंटीग्रेशन करके हमें पूरे स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट हो सकता है अबाउट इट्स डायमीटर AB। ओके, सो ये हमारा कंसिडरेशन है कि हमारे पास हमने इस स्फेरिकल सेल से एक स्लाइस हमने कंसिडर कर ली जिसका जो सेंटर O से जो दो प्लेन आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, ये साइड व्यू है इसका, टॉप व्यू अगर आप इसे देखेंगे तो एक पूरे सॉलिड सर्कुलर डिस्क आपको दिखाई देगी। ओके, तो इसका जो प्लेन हमें साइड व्यू से जो प्लेन सामने से दिख रहे हैं, ये जो प्लेन्स हैं वो है EF और GH। इस बात को कंसिडर करना बहुत आसान है। जैसे कि आपके पास कोई आपके पास क्रिकेट की बॉल है और क्रिकेट कॉस्को की जो बॉल होती है, तो कॉस्को की जो बॉल है वो बिल्कुल एक बढ़िया एग्जाम्पल है स्फेरिकल सेल का। तो अगर आप उसकी स्लाइस को कट कर दें, है ना, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वहाँ, एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर डिस्क आपको वहाँ नजर आएगी, क्योंकि होलो यहाँ से है ना कि यहाँ से, होलो स्फीयर है, तो एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क आपको नजर आएगी। ओके, तो ये कंसिडरेशंस हैं और इन कंसिडरेशंस के बेस पे आगे हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कंसिडर ए थिन स्लाइस और डिस्क ऑफ सेल लाइंग बिटवीन द टू प्लेन्स EF एंड GH, हमने अभी कंसिडर किए, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर AB एट ए डिस्टेंस x एंड x plus dx respectively from its center capital O. This slice is obviously a ring of radius, this is ring of radius PE and width EG, not PQ, which is equal to dx. dx क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स EF एंड GH। तो ये एक रिंग होगी। ये जो स्लाइस हमने यहाँ से कट की, आप ये सोच के देखिए, जब ये स्पेस यहाँ से पूरा का पूरा खाली है, ये एक होलो स्फीयर है, तो पूरा का पूरा जब ये स्पेस खाली है, तो यहाँ से जो हमने स्लाइस कट की ये एक रिंग होगी, और यहाँ से जो हमने जब सॉलिड स्फीयर के केस को हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से जो ये स्लाइस कट होगी ये एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क होगी, और यहाँ से जो स्लाइस कट आउट होगी, क्योंकि ये एक होलो स्फीयर है, होलो सेल है, तो यहाँ से जो ये डिस्क कट आउट होगी ये एक रिंग की शेप की होगी, क्योंकि अंदर से यहाँ तो स्पेस, यहाँ तो मटेरियल है ही नहीं, ये तो पूरा स्पेस खाली है। तो ये जो रिंग हमने कट आउट की है ये एक होलो स्फीयर जो खाली जगह है वहां से कट आउट किया। तो इमेजिन करके देखिए कि अगर आप एक कॉस्को की बॉल ले रहे हैं और उसमें से आप साइड से एक छोटा सा इतना सा कोई सर्कुलर पीस कट आउट करते हैं, तो एक्चुअली जो मटेरियल होगा वो कुछ उसकी केवल सरकमफ्रेंस पे होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। तो जो हमें रिजल्टेंट बॉडी मिलेगी वो एक रिंग मिलेगी, और उस रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा एक ऐसी एक्सिस के थ्रू जो उसके सेंटर से होकर जाती हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि जो डायमीटर है इस सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर से होकर जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ इस तरह का स्पेस होगा कि अगर यहाँ मेरे हाथ में वो रिंग है तो यहाँ से ये डायमीटर जाएगा, ये डायमीटर जाएगा, दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स
प्लेन। तो इस तरह से हमने ये जो यहाँ रिंग शेप्ड बॉडी हमने कंसीडर की है, इसका जो रेडियस है वो हमने पी ई कंसीडर किया है, रेडियस इसका पी ई कंसीडर किया है, और जो इसकी विड्थ है वो होगी ई जी के बराबर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी इसकी विड्थ होगी दैट इज इट्स विड्थ या थिकनेस आप इसे कह सकते हैं। और जो इसका रेडियस होगा रिंग का वो होगा फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है पी, और टू द इस सरकमफ्रेंस पॉइंट ई, पी ई। इमेजिन करना, आप अगर सीख गए तो फिर यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस तरह से हमने एक थिन सर्कुलर डिस्क या स्लाइस को कंसीडर किया है जो दो प्लेन्स EF और GH के बीच में लाई करती है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर AB एट ए डिस्टेंस x and x plus dx respectively from the center O. The slice is obviously a ring of radius PE and width EG. Okay. Now the area of the ring अगर आप कंसीडर करें तो area of the ring अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये जानते हैं कि फॉर्मूला जो आप लगाएंगे वो है circumference into its width। सर्कमफ्रेंस, चूंकि रेडियस आपने पी कंसीडर किया है, तो रेडियस अगर किसी भी बॉडी की रेडियस, किसी भी रिंग की रेडियस पी है तो उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, एंड आर इज पीई इनटू विड्थ है इसकी इजी, हेंस द मास ऑफ द रिंग। तो मास अगर आपको निकालना है तो 2 पाई पीई विच इज द सर्कमफ्रेंस इनटू इट्स विड्थ एंड मास पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना मास है, इतना, और पूरे एरिया में कितना मास होगा, इतना। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो नाउ लेट एंगल COE इज थीटा एंड एंगल EOG इज डी थीटा। यहां देखिए ये एंगल COE is theta and angle EOG is d theta. I repeat, angle CO and E is this angle theta, this theta angle, and angle EOG is this angle. This is a very very small angle d theta. Okay, ये हमने यहाँ कंसीडर किया है। Now we have considered that angle COE is theta as we seen in the figure, and angle EOG is d theta, is a very small angle. Then angle EOP, what is angle EOP? Look at here, angle EOP, this angle, this whole angle is 90 minus theta. Why 90 minus theta? As angle d theta is very small. This angle EOP is 90 minus theta. 90 minus theta क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला जो एंगल है COE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो और d थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो और ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90। Let us draw it on other paper so why you understand it very clearly. This, look at here, हमारे पास ये कोई होलो स्फीयर है। ओके, अब इस होलो स्फीयर का ये है डायमीटर AB, ये इसका डायमीटर है। यहाँ हमने एक्चुअली जो फ्रंट साइड है उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह की एक डिस्क हमने कंसीडर की, इस तरह की एक डिस्क हमने कंसीडर की, इस तरह एक रिंग यहाँ से हमें मिल जाएगी, इस तरह की रिंग, समझ रहे हो? तो ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, ये वाला जो हमने फिगर में ड्रॉ किया है वो ये वाला, एक्चुअली ये इस तरह से हमने यहाँ से कट आउट की है ये। तो जो फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है वो केवल या तो आप इस हिस्से को कंसीडर कर सकते हैं या तो आप इस हिस्से को कंसीडर कर सकते हैं, या तो आपको ये दिख रहा है या तो जब आप इसका साइड व्यू, लेकिन आप इसका ऐसे
टॉप व्यू देखेंगे तो तब आपको एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क यहाँ से मिलेगी। तो इस तरह का हमारे पास एक होलो स्फीयर है, होलो सेल है। तो यहाँ से हमने ये इस होलो सेल का डायमीटर है जिसको हमने कह दिया है AB, और यहाँ से ये वाला जो व्यू है, ये वाला जो हिस्सा हम कह रहे हैं ये, तो ये आप इस हिस्से को कंसीडर कर सकते हैं या तो इस हिस्से को। तो एक्चुअली इस तरह की सर्कुलर रिंग को हमने यहाँ से कंसीडर किया है, और इस पूरे हिस्से को हमने कहा, इस पॉइंट को E कहा है, इस पॉइंट को F कहा है, इस पॉइंट को G कहा है, और इस पॉइंट को H। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, और ये इसका रेडियस है कैपिटल R। ओके, अब हमने इस पॉइंट को P कहा है और इस पॉइंट को Q कहा है। तो रेडियस ऑफ द रिंग, तो रेडियस कितना होगा फ्रॉम ये डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर यहाँ से, फ्रॉम द सेंटर यहाँ से, सेंटर यहाँ से, और टू द सर्कमफ्रेंस, ये वाला हो गया इसका रेडियस। और ये वाला अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ और एक डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट को कहा गया है C। तो ये एंगल है हमारे पास थीटा, और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो इस एंगल को कहा गया है D थीटा। ये बहुत छोटा एंगल है, और आप ये देखिए कि ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल COE, ये वाला एंगल, ये वाला जो इतना आर्क सबटेंड करता है, ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल COE, ये एंगल कितना है थीटा। तो चूंकि D थीटा बहुत छोटा है, D थीटा को हम बहुत छोटा स्मॉल, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पूरा एंगल अगर 90 है और ये एंगल COE इतना छोटा सा एंगल, ये कितना है थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कौन सा, EOP, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा एंगल EOP, एंगल EOP इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि आपके पास, अब मैं इसी फिगर को ड्रॉ करूंगा। ये हमारे पास एक स्लाइस है, यहाँ से यहाँ अगर आप ड्रॉ करते हैं ये और ये, तो ये वाला एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, ये पूरा 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। और इस पॉइंट को हमने E कहा है, इस पॉइंट को O कहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये, तो ये कितना हो गया एंगल EOP, एंगल EOP कितना आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। ये कंसिडरेशन हमें करना है। ओके, सो दिस, तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास एंगल EOP, ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा। ओके, सो दिस, so angle EOP is 90 minus theta, as the angle D theta is very small, can be neglected. Okay, so in triangle OEP, what is triangle, where is triangle EOP, या OEP, OEP, ये वाला ट्राइंगल OEP, ये वाला, इसका ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज हो गया OE, लॉन्ग हो गया EP, और बेस हो गया OP। तो इस तरह का ट्राइंगल हमें यहाँ मिल गया, ये ट्राइंगल EOP, यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट है इसका 90 डिग्री। ठीक है, अब ये है इसकी रेडियस, P इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड OP इज द बेस विच इज डिस्टेंस x, और ये है इसकी रेडियस। तो अगर मैं इसमें से साइन थीटा एंगल, और ये एंगल जो हमने कंसीडर किया है एंगल EOP, एंगल EOP विच इज
90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है इसका वो है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहाँ साइन का एंगल लगाऊं तो साइन 90 माइनस थीटा is long over hypotenuse. So what is long here? The long is PE and hypotenuse is OP. So PE over OE here, and sin 90 minus theta is cos theta. So PE over OE, and here is PE इक्वल टू OE cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ दैट रिंग, रेडियस ऑफ दैट रिंग। ओके, अब फिर से अगर इसी ट्राइंगल में मैं फिर से cos थीटा लगाना चाहता हूँ, तो cos थीटा कितना होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो cos 90 माइनस थीटा, base is OP and hypotenuse is OE. What is base is X over OE, and sin cos 90 minus theta is sin theta, X over OE. So what is OE? Is actually the radius of the spherical cell. So X equals to OE sin theta, and because OE is R, so R sin theta. So X equals to R sin theta. X is equals to R sin theta, and here PE, the radius is OE cos theta. So because this OE has value equal to radius, so R cos theta. So actually the radius of the ring is R cos theta, and the distance from the center of the spherical cell to the distance of this ring is X equals to R sin theta. So the same work is done here. This is in triangle OEP, PE over OE. Here is PE over OE, long over hypotenuse, long over hypotenuse here, long over hypotenuse. Okay, so this now long over hypotenuse, and sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta is cos theta. So PE over, what is the value of OE? OE. The value of OE is equals to the radius of the ring, that is equals to R. So PE over R is equals to cos theta, and the value of PE is equals to R cos theta, which is the radius of the ring. And now again into the same triangle OEP, we have considered cos theta, and because angle is 90 minus theta, that's why here is cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta because this is the cos theta, that's why it is base over hypotenuse, and the base is here OP and hypotenuse is OE, and the base is equals to X, and OE, that is hypotenuse, equals to R. So X over R, cos 90 minus theta is sin theta. So why the value of X is equals to R sin theta. And when you deduce dx over d theta from here, dx equals to R d by d theta of this, that is cos theta d theta. Then from here dx over d theta is R cos theta, and dx is equals to R cos theta d theta. Okay, and what is R cos theta? What is R cos theta? R cos theta is equals to the radius of the ring. That's why dx equals to PE, the value of R cos theta. The value of R cos theta is PE. So dx equals to, in place of R cos theta, we have to put PE, because the value of R cos theta is equals to PE. The radius of the ring is equals to PE into d theta. That is dx equals to PE into d theta. That is the result we have obtained from this calculation. Okay. Now again,
वी नो दैट द एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, जो कोण है वो चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। तो अब इस छोटे से हिस्से पे हम ध्यान देंगे, इस फिगर के इस छोटे से हिस्से पे हम ध्यान देंगे, ये E, O and Z here. E, O and G. This E, O and G. तो हमें ये EG चाहिए, ये EG चाहिए, आर्क चाहिए हमें। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगा रहे हैं। कौन से वाला फॉर्मूला? दिस एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। अब जब हमारे पास यहाँ ये एंगल है हमारे पास डी थीटा, आर्क हमारे पास है EG विच इज द थिकनेस और विड्थ ऑफ द रिंग EG, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है रेडियस के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करें, दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहाँ जो एंगल सबटेंडेड है वो डी थीटा है, जो आर्क है वो EG है, ये वाला हिस्सा है, तो ये हो गया EG, और जो रेडियस है वो कितनी है OE, दैट इज इक्वल्स टू R। सो द वैल्यू ऑफ EG फ्रॉम हियर इज क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दैट R d theta, this R d theta, the value of EG from here is R d theta, this, okay, hence the mass of the ring, मास ऑफ द रिंग। अब मास ऑफ द रिंग हमें देता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला 2 पाई PE इंटू EG इंटू M ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हमें अगर मास ऑफ द रिंग एक्चुअली चाहिए, मास ऑफ द रिंग चाहिए, तो मुझे PE का वैल्यू चाहिए था और EG का वैल्यू चाहिए था। तो जो PE का वैल्यू है वो मुझे देता है ये वाला फॉर्मूला, P इक्वल्स टू R cos थीटा। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी किसकी? PE की, जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करूंगा। और EG का जो वैल्यू है वो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये PG इक्वल्स टू R d थीटा। तो ये दोनों वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास जो मास ऑफ द रिंग आता है वो कुछ इस तरह का आता है। मास ऑफ द रिंग जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, दैट मास ऑफ द रिंग दैट इज कंसिडर और से to as dm is equals to 2 pi is same, and from here equation number first is here 2 pi PE, 2 pi PE, and P is same, EG has value R d theta, so in place of EG is R d theta, M over 4 pi R square, so 2 is cancelled with 4 by 2, pi is cancelled with pi, 1 power of R is cancelled with 1 power of R. So from here the mass of the ring that is called as dm is equals to m dx over tr, because PE d theta equal to dx के बराबर है। कैसे? देखिए यहाँ जो वैल्यू बचती है मेरे पास वो बचती है PE इंटू डी थीटा। और जरा इस इक्वेशन, इस रिजल्ट को देखिए, PE d थीटा किसके बराबर है? dx के। तो एक्चुअली मैंने PE d थीटा इन दोनों की जगह, PE और d थीटा की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ से? dx। अब मेरे पास न्यूमरेटर में बचा क्या है? एक m बचा है, और PE d थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया? dx। और नीचे मेरे पास 2 बचा है और एक r बचा है। तो एक्चुअली द मास ऑफ द रिंग दैट इज इक्वल्स टू dm इज गिवन बाय दिस वैल्यू, dm is equals to m dx over 2r, because PE d theta equals to dx। ओके, तो इस तरह से ये आ गया मेरे पास मास ऑफ द रिंग। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रिंग का,
अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं एक ऐसे एक्सिस के थ्रू वो जो रिंग यहाँ हमने कंसीडर की है, ये वाला जो हमने कंसीडर किया है रिंग, तो ये वाली जो रिंग है जो हमने यहाँ से इस स्फेरिकल सेल से कट आउट किया है, अब जो डायामीटर होगा, डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, आप कंसीडर कीजिए यहाँ एक रिंग है, तो रिंग के सेंटर से होके जाएगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग passing through an axis which pass through its center and perpendicular to the plane of the ring, that is the geometrical axis, that is the geometrical axis of the ring. Now let's calculate the moment of inertia of the ring, and that is equals to, hence the moment of inertia of the ring about its diameter AB of the cell, that is an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane, is actually the moment of inertia of the ring about its geometrical axis, and that is equals to mr square. ये हम रिजल्ट पहले स्टडी कर चुके हैं. That is moment of inertia of a ring. चूंकि अभी जो स्टडी कर रहे हैं हम स्फेरिकल सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी नहीं कर रहे हैं. अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं एक, हमने उस स्फेरिकल सेल से एक रिंग को हमने वहां से कट आउट कर लिया है उस स्फेरिकल सेल से, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो उस स्फेरिकल सेल के जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक ऐसे एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट करना है जो उसके सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये रिजल्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं. जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ हमने स्टडी किया था, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, एंड द फर्स्ट वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to its plane, that is equals to the geometrical axis. If you consider the plane, if you consider that the ring is placed into xy plane, then the axis of z is into the direction of geometrical axis, and in this case we can say that z axis is the geometrical axis of the ring. Okay, so geometrical axis, and geometrical axis के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट होता है, दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो यहां अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स डायमीटर ए बी, दैट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज इक्वल्स टू डी आई, दैट इज द मास ऑफ द रिंग and the distance, square of the distance from the axis of rotation. Di equals to radius square and dm equals to r square minus x square, because the radius is here root x r square minus x square, root r square minus x square. ये हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं इनटू द टॉपिक ऑफ सॉलिड स्फीयर. देखिए ये हमारे पास फिर से ये टॉपिक है, ये देखिए. अब मुझे ये वाला चाहिए वैल्यू PE इस एंगल में, ये वाली टर्म चाहिए मुझे P. अब मुझे पता है ये वाला R है और ये वाला X है, तो मैं फिर से यहीं चल देता हूँ. ये वाला X है और ये वाला R है, तो मुझे क्या चाहिए P. तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूँ और इस लॉन्ग की वैल्यू फाइंड आउट करने में, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द बेस. सो दिस इज इक्वल्स टू, और जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यही वही हुआ है कि स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ है. देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर AB इज इक्वल्स टू
the mass of the ring into the radius square, that is dm into r square minus x square. So di is equals to, what is the value of dm? And we have calculated the value of dm as m dx over 2r. So the moment of inertia is equals to di, moment of inertia of the ring only, not of a spherical cell. The moment of inertia of the ring is equal to di equals to m dx over 2r and r square minus x square. This is the mass of the ring and this is the square of the radius. और नाउ ये हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो गया। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका है? रिंग का है। अब मुझे टोटल स्फेरिकल सेल का चाहिए, और इस तरह की जो रिंग्स हैं वो यहाँ इस बॉडी में इस तरह की स्फेरिकल जो रिंग्स हैं वो कहीं भी आप इस अंदर वाला जो ये सर्कल ड्रॉ किया है आप इसको ड्रॉ मत करना यहाँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अंदर से कहीं सॉलिड ना हो, पर स्फेरिकल सेल को दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, पर आप ना करें, ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिंग्स हैं ये एक कंसीडर की, तो केवल एक ही रिंग थोड़े ना कंसीडर हो सकते, इस तरह की बहुत सारी रिंग यहाँ ड्रॉ हम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी रिंग्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, तो एक रिंग मैंने यहाँ से काट ली पहले वाली, दूसरी को मैं यहाँ से काट सकता हूँ, तीसरी को यहाँ से, चौथी को यहाँ से बहुत सारी यहाँ रिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ से हम कट आउट कर सकते हैं। तो लेकिन इन रिंग्स का एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन है। इस तरह का अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ये हमारे पास स्फेरिकल, तो पहली रिंग मैंने यहाँ से काट ली इस तरह से, दूसरी यहाँ से काट सकता हूँ, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, पांचवी यहाँ से, छठी यहाँ से, और इस तरह की पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन इन सारी रिंग्स की एक विशेषता है, एक प्रॉपर्टी है कि ये रिंग्स कभी भी इसके डायमीटर के, यानी कि जो स्फेरिकल सेल का डायमीटर इसके बाहर नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। यानी दीज ऑल रिंग्स एग्जिस्ट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। या फिर मैं अगर सेंटर के प्रोस्पेक्टिव में इसको बोलना चाहूँ तो मैं इसी बात को कैसे बोल सकता हूँ, ये इसका सेंटर है O। अब इस सेंटर से ये रिंग, ये जितनी भी रिंग्स यहाँ पॉसिबल हैं, जितनी भी रिंग्स, अभी तो केवल हमने एक के बारे में डिस्कस किया, जितनी भी रिंग यहाँ पॉसिबल हैं वो सारी सेंटर से राइट हैंड साइड पे r डिस्टेंस पे हो सकती हैं, या सेंटर से ही लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल R डिस्टेंस पे, ना तो इससे बाहर हो सकती, यहाँ और यहाँ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो इस कारण जो रिंग का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल सेंटर से राइट हैंड साइड पे r डिस्टेंस पे हो सकता है, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, और सेंटर से ही r डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है, विच इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ओके, तो ये वाला, तो स्फेरिकल सेल को जब आप ड्रॉ करें तो ज्यादा बेहतर है कि आप उसको ऐसे ड्रॉ करें। ये केवल जो मास का जो एग्जिस्टेंस है, जो एलिमेंट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल यहाँ एग्जिस्ट करे, ये बॉडी आपको ज्यादा अच्छा आपको सुपरविजन देगी। तो यहाँ से आप ड्रॉ करें और एक रिंग को या तो आप ऐसे ड्रॉ कर ले, और अगर इसका साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है तो फिर आपको ये, अगर आप स्फेरिकल सेल यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे, ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो मेरे कहने का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड में और सेंटर से ही लेफ्ट डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे ये पूरी की पूरी रिंग एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके, तो मुझे जो अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसके दो तरीके हैं, या तो मैं 0 to r लिमिट लेके उसका डबल कर दूं, 0 to r के बीच में जितनी रिंग एग्जिस्ट करेंगे ठीक उतनी ही रिंग 0 to या O to R इस डिस्टेंस के बीच में भी, ये हमने पॉइंट A कंसीडर किया है, ये हमने पॉइंट B कंसीडर किया है। तो जितनी नंबर ऑफ रिंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक उतनी ही नंबर ऑफ रिंग्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, पॉइंट O और A के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। या फिर मैं इसी बात को कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम O टू B ये भी R है, और फ्रॉम O
टू ए, ये भी r है। तो जो आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनमें नंबर ऑफ रिंग्स भी क्या होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेंटर से उतनी होंगी और राइट हैंड साइड पे भी इतनी होंगी। तो इसमें तरीके दो हैं। तो अगर आप पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फेरिकल सेल का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इतनी जितनी भी यहाँ पॉसिबल नंबर ऑफ रिंग्स हैं उन सब का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट्स 0 टू r। क्योंकि 0 यहाँ सेंटर को मैं अगर ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितनी भी रिंग है 0 टू, अगर इसको मैं पॉइंट ओ को ओरिजिन कंसीडर करूं और ये पॉइंट बी इसका सरकमफ्रेंस पॉइंट है, तो 0 से b के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ रिंग्स हैं ठीक उतनी ही 0 से a के बीच में भी एग्जिस्ट करेंगी। तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो फ्रॉम पॉइंट o दैट इज इक्वल टू 0 टू पॉइंट b दैट इज इक्वल टू r, और उस इंटीग्रेशन का मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस डायमीटर के अराउंड। तो ये हम अभी जो कंसिडरेशन है उसको आगे करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट कर लिया रिंग का, एंड दैट इज इक्वल्स टू mdx ओवर 2r r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेल अबाउट द डायमीटर AB, अबाउट द डायमीटर AB इज इक्वल टू ट्वाइस, मैंने इस बात पे अभी चर्चा की कि ये ट्वाइस क्यों आएगा, डबल क्यों आएगा, ट्वाइस द इंटीग्रेशन ऑफ द अबव एक्सप्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू r, एंड लेफ्ट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन होगा, राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीग्रेशन ऑफ di, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 0 to x equal to r and twice because of the diameter, double of the radius. So m by 2r r square minus x square into dx, the integration of this quantity between the limits x equal to 0 to x equals to r. So जो constant quantities है वो बाहर आ जाएंगी, दो यहाँ पहले से ही constant है। m mass of the ring, mass of the disk, mass a m dm equals to m dx, that is equals to mass of the hollow sphere, or you can say that spherical cell. So m is constant, 2 is constant here, r is the radius which is a constant quantity. So m over 2r is comes out of the integration. So 2m over 2r limits 0 to r square minus x square dx, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 टू r। ओके, तो लिमिट्स, इन लिमिट्स के बीच में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा r स्क्वायर x, और जो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब बाई 3। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा इनर्शिया अबाउट AB, दैट इज इनर्शिया अबाउट डायमीटर is m by r is coming out from there because 2 is cancelled with 2, and when you put the upper limit then here is r square into r, that is r cube, and x cube in place of r, so x, r in place of x, so here gives you r cube. So we are left with r cube minus r cube by 3, and which gives you 2 by 3 r cube. 1 power of r is cancelled with 3 power. So inertia about diameter of a spherical cell is 2 by 3 mr square. 2 by 3 mr square. This is the final expression of the moment of inertia of the spherical cell about its diameter, which is greater than the moment of inertia of a solid sphere about its diameter, which is equals to 2 by 5 mr square. Okay, that is approximately 0.4 mr square, and here is, and depending upon the mass of the body and also the radius of the body, but by this numerical factor 2 by 3.
and there is 2/5 mr square. Okay, so this is all about the spherical cell. Now moving towards the new topic, which is the moment of inertia of a uniform rod. हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके, और दो पॉइंट्स हैं, दो एक्सिस हैं जिनके अबाउट हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. So let's begin this topic, start this topic. So moment of inertia of a uniform rod. Okay. Moment of inertia of a uniform rod. So let's start. So let us consider a uniform rod AB. ये हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रोड है AB. यूनिफॉर्म रोड यानी एक जैसी, कहीं से मोटी पतली या एक जैसे स्ट्रक्चर की हो. लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म रोड AB ऑफ लेंथ L. इस रोड का जो लेंथ है वो स्मॉल l है, विद इट्स सेंटर एट पॉइंट O. इसका सेंटर पॉइंट O पर है. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द रोड, और कैपिटल M इस पूरी मास का, पूरी रोड का मास है. ओके, सो हमारे पास ये कंसिडरेशन है कि AB कोई हमारे पास रोड है जो एक यूनिफॉर्म रोड है. यूनिफॉर्म रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसकी लेंथ स्मॉल l है और इसका सेंटर पॉइंट O पर है. इसका जो टोटल मास ऑफ द रोड है वो कैपिटल M है. ये हमने यहाँ कंसिडर कर दिया. ओके, तो अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट an axis through its center and perpendicular to its. ये अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हमने बनाई है या y डैश, एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से होके जाती है, पॉइंट O से पास आउट होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसकी लेंथ के, प्लेन तो नहीं पर इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल बॉडी को कंसीडर कर सकता है. वन डायमेंशनल, हालांकि इसमें इसका विड्थ भी होता है लेंथ का, लेकिन रोड का, लेकिन इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो ब्रेथ है वो, या विड्थ आप इसे कह सकते हैं, वो नेग्लिजिबल होती है. इसलिए इसको हम एक वन डायमेंशनल बॉडी कह रहे हैं. इसीलिए ये वर्ड यूज किया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स एरिया और इट्स प्लेन. ओके, because road is a one dimensional, is to be considered as one dimensional body. Okay, so let the road is free to rotate about an axis y dash passing through its center O and perpendicular to its length as showing in the figure. इस फिगर में शो किया गया. Okay, mass per unit length, not mass per unit area or mass per unit volume. Mass per unit length of the road is m/l. Mass of the road and length of the road, simply mass per unit length. Consider a small element of the road of length dx, ये वाला, at a distance x from the axis through O. इस एक्सिस से, जो हमने y डैश कंसीडर किया है, इस एक्सिस से स्मॉल x की डिस्टेंस पे, स्मॉल x डिस्टेंस पे हमने कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी जो विड्थ है वो dx है. Consider a small element of the road of length dx at a distance x, this distance is x, from the axis through O. इस एक्सिस से स्मॉल x डिस्टेंस पे हमने कोई एलिमेंट इसका कंसीडर कर लिया, that is equals to dx. Length of the element is dx. So mass of the element, that is equals to dm. The mass of the element is equals to, मास कितना होगा, अब इसकी जो लेंथ है वो dx है और पर यूनिट लेंथ में मास m/l है, तो टोटल लेंथ में, इस लेंथ में मास कितना होगा, m/l इंटू dx. आई रिपीट, ये है मास पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में इतना मास है और टोटल लेंथ कितनी है एलिमेंट की, dx. तो dx लेंथ में कितना मास होगा, m/l इंटू dx. दैट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द element. Therefore, the moment of inertia of the element
about the axis y dash which is passing through the center O is di equals to dm, mass of the element, into distance square of the distance from the axis of rotation. Okay, so this square of the distance from the axis of rotation, this. So di is equals to, what is the value of dm? M by L into dx, the mass of the element we calculated very earlier. So m by L into dx into x square. This is the moment of inertia of the rod about, moment of inertia of the element, this small element dx. अब जब इस एलिमेंट का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो गया, तो मैं इस रोड का फाइंड आउट करना चाहता हूँ. और ये रोड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करती है? बिटवीन द लिमिट्स. ये पूरे एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, इस तरह का एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ. यानी पॉइंट ए से, जो कि लेफ्ट एंड है इस रोड का, और पॉइंट बी के बीच में इस तरह के एलिमेंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो जो लिमिट्स मुझे लेनी चाहिए वो, चूंकि इस पॉइंट को हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, तो ओरिजिन से जो राइट हैंड साइड की लिमिट्स हैं वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. तो ओरिजिन से जो इस एलिमेंट के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी. और ओ से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L/2 है, और ये राइट हैंड साइड में है. अब इस एलिमेंट की लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम द पॉइंट ओ विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है? ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है. यानी यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है. तो ये जो लेंथ है पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच में, ये भी कितनी है? L/2 है. लेकिन ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो ये कितनी कंसीडर किया जाएगी? ये लिमिट माइनस कंसीडर किया जाएगा. तो एक्चुअली जो इस एलिमेंट के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है वो है बिटवीन द लिमिट्स -L/2 टू द लिमिट +L/2. पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कहीं भी ये एलिमेंट हो सकता है. और पॉइंट ओ को अगर आप ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो लिमिट्स होंगी एक्स की वो होगी -L/2 बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड टू द +L/2 बिकॉज दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड with respect to point O, which can be considered as the origin. Okay, तो अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता लग गया है, ये m/L dx into x square. अब पूरी रोड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस y डैश. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the road, hence the moment of inertia of the whole road about the axis y dash passing through the center O is given by the integration of the above expression, this expression between the limits x equal to -L/2 to x equal to +L/2. ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि ये -L/2 क्यों ली जाएगी लिमिट और ये +L/2, क्योंकि जो इस एलिमेंट के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बिटवीन द पॉइंट ए टू पॉइंट बी है. और इस पॉइंट को आपको ओरिजिन कंसीडर करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा और राइट हैंड साइड की लिमिट को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिटवीन द लिमिट्स -L/2 to +L/2, integration of the left hand side, that is integration of di, and integration of the right hand side between the limits x equals to -L/2 to x equals to +L/2, m/L x square into dx. Because m/L is a constant quantity coming out of the integration, and here is -L/2 to +L/2, which is the limit of x, and the integration quantity or integrands is x square dx. So let's see this result. This. So the moment of inertia of the road about an axis passing through its center and perpendicular to its length is I equals to 2m/L. अब ये 2 कहाँ से आया? देखिए लिमिट थी हमारे पास -L/2 to +L/2. तो इंटीग्रेशन का लॉ आपने पढ़ा होगा +2 लेवल पे कि अगर
माइनस थीटा टू प्लस थीटा लिमिट है, तो आप उसे क्या 0 टू थीटा लिख सकते हैं, जबकि आप इंटीग्रेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो वही लॉ को हमने यहाँ यूज किया है। सो 2m/l लिमिट्स 0 to l/2 x square into dx. The integration of x square dx is x cube over 3 between the limits 0 to l/2. And when you put this limit l/2 into the place of x cube, you can easily get 2m/l is same, and x cube by 3 gives you l cube by 24. So 24 is cancelled by 2 gives you 12. 1 power of l is cancelled with 1 power of l cube, that is gives you l square. So in the numerator we have m l square, and into the denominator we have 12. So the inertia or moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length is equals to I, inertia of the rod is equals to ml square by 12. This is the final result. This is the moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length. The second point about which we have to determine the moment of inertia of the rod is about an axis through one end of the rod and perpendicular to its length. Okay, about an axis through one end and of the rod and perpendicular to its length. एक इसके किसी एक एंड से पास हो और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसे एक्सिस के थ्रू हमें इसका अबाउट इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए अब ये वाला एक्सिस है जो मैंने पेन रखा है, ये पॉइंट, ये इसका पॉइंट है ए रोड का, इससे होके जाता है ये एक्सिस ऐसे, और ये जो दूसरा पेन है ये वो वाला एक्सिस है जिसके थ्रू मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब ये दोनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस हैं, तो मुझे यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने से कोई परहेज नहीं है। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जिस एक्सिस के थ्रू इस ब्लैक पेन के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन ये है कि ब्लू पेन के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता होना चाहिए। यानी अगर आपको इस ब्लैक पेन के अबाउट आपको इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो ब्लू पेन के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए। और अगर ब्लू पेन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, और तो ब्लैक पेन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से ही पता होना चाहिए टू यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कितना है l/2, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप आराम से कहीं भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें पता क्या है, हमें इस ब्लैक पेन के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू जो इसके एक एंड से होके जाती है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो इसके सेंटर से पास होता है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके थ्रू अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके आए हैं, दैट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12, दिस रिजल्ट। ओके, तो अब हमें यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करने से कोई परहेज नहीं, ठीक है। तो आराम से अब यहाँ हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी हैव inertia about n n dash, this is the axis n n dash is equals to Ig plus mr square, where Ig is the inertia about gravity, यानी ग्रेविटी से पास होने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू वेयर इज व्हाट इज r is not the radius, r is stand for the distance between the two parallel planes और टू पैरेलल एक्सिस। तो इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में जितना डिस्टेंस है वो कितना है l/2। सो
here is R stands for the distance between the two parallel axes. So I is inertia about gravity, और gravity से पास होने वाला axis कौन सा है? y dash. So in place of IG we have inertia about y dash plus m, and r the distance between the two parallel planes or two parallel axes, and the distance between the two parallel axes is L by 2. So in place of r we have L by 2 square. So we know that the inertia about y dash, we calculated it earlier, that I, inertia about y dash, and x is passing through the center of the road and perpendicular to its length is equals to ml square by 12. So y dash is ml square by 12 plus ml square by 4. Okay, square of L is L square and square of 2 is 4. When you LCM it, then we have ml square plus 3 ml square, and which is gives you 4 ml square over 12. So 4 is cancelled, 12 is cancelled by 4 equals to 3. So I about n and s is equals to ml square by 3, which is the inertia of the road about an axis passing through one end about A or about B. This is not particularly about A or about an axis passing through point B, or simply you can say that an axis passing through point O and perpendicular to the length of the road is equals to ml square by 3. So students, that's all for now. In today's lecture we were discussing about the moment of inertia of a spherical cell, about its diameter, and moment of inertia of a uniform road. And there are 2 points we have to be determined the moment of inertia of the uniform road about an axis passing through its center and perpendicular to its length, and the second point is about an axis passing through one end of the road, and that is equals to ml square by 3. So that's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.